ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम सुनते ही ना दिमाग में कई सवाल आते हैं कि आखिर ये हुआ क्यों, इसके पीछे की वजह क्या थी। तो चलिए आज इसी सैन्य एक्शन की पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। ये सब कुछ शुरू हुआ पता है सिर्फ एक नंबर से 26 26। ये वो गिनती थी उन बेगुनाह लोगों की जो एक ही हमले में मार दिए गए। और बस इसी एक घटना ने एक ऐसे बड़े मिलिट्री एक्शन की जमीन तैयार कर दी जिसे बाद में दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना। तो एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालते हैं। आप देखिए कैसे सिर्फ 19 दिनों के अंदर 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में हमला होता है। अगले ही दिन 23 अप्रैल को भारत सिंधु जल संधि सस्पेंड कर देता है। फिर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता है। 8 मई को पाकिस्तान का काउंटर स्ट्राइक आता है और आखिर में 10 मई को सीज फायर होता है। मतलब सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 22 अप्रैल से। बैसरन घाटी में हुआ वो हमला जो इस पूरे संघर्ष की कह सकते हैं एक चिंगारी बना। अब ये जो हमला था ये कश्मीर की बैसरन घाटी में हुआ था और ये बहुत ही क्रूर था। हमलावर जो कि द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ के थे, उन्होंने AK-47 और M4 कार्बाइन जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया। उन्होंने पहले टूरिस्ट्स को पकड़ा और फिर उनका धर्म पूछकर उन्हें अलग किया। 26 नागरिकों की जान गई इसमें। ये 2019 के बाद से इस इलाके में हुआ सबसे बड़ा हमला था। बाद में टीआरएफ ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी भी ली। अच्छा, इस हमले के बाद भारत ने फॉरेन मिलिट्री एक्शन नहीं लिया, तो सवाल ये उठता है कि पहला रिएक्शन था क्या। चलिए अब देखते हैं उस दौर को जब कूटनीति और बातचीत पर जोर दिया गया। हमले के फौरन बाद नई दिल्ली में हलचल तेज हो गई। भारत के प्रधानमंत्री ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी, मतलब देश के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मकसद साफ था, इस हमले का एक मजबूत जवाब तैयार करना। तो भारत ने जो पहला बड़ा कदम उठाया उसे समझने के लिए ना हमें पहले सिंधु जल संधि के बारे में थोड़ा जानना होगा। ये 1960 की एक ट्रीटी है भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर। इसे वर्ल्ड बैंक ने करवाया था और ये पाकिस्तान की खेती और इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। और ये था भारत का पहला बड़ा एक्शन। 1960 की सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक कदम था। एक साफ संदेश दिया गया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। सोचिए, 60 साल से ज्यादा पुरानी संधि को रोक देना ये कोई छोटी बात नहीं थी। डिप्लोमेसी के बाद अब बारी थी मिलिट्री जवाब की, और यहीं से लॉन्च होता है ऑपरेशन सिंदूर। तो इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही क्यों रखा गया? ऑफिशियल वजह यह बताई गई कि यह ऑपरेशन उस सिंदूर के लिए था जो मिटा दिया गया था। मतलब ये बैसरन घाटी हमले में मारे गए लोगों को एक तरह की श्रद्धांजलि थी। और ये कोई सीधा साधा हमला नहीं था, इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी। देखिए, पहला कदम था रणनीतिक धोखा, मतलब ध्यान भटकाने के लिए एक दक्षिणी एयरबेस को एक्टिवेट किया गया। दूसरा कदम सही एसेट्स की तैनाती, ब्रह्मोस मिसाइल ले जाने के लिए मॉडिफाइड Su-30 MKI जेट्स को पोजीशन किया गया। और फिर तीसरा कदम एक साथ हमला, मिसाइलें, तोपें और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सब कुछ एक ही समय पर शुरू हुआ। तो 7 मई 2025 को यह ऑपरेशन हुआ। इसमें Su-30 MKI, मिराज 2000 और राफेल जैसे फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया। जो मुख्य हथियार इस्तेमाल हुआ वो थी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और टारगेट क्या थे? बहावलपुर और मुरीदके में मौजूद 9 आतंकी कैंप। इस हमले को पिनाका रॉकेट आर्टिलरी और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से भी सपोर्ट किया गया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। भारत के इस हमले के बाद ये जो टकराव था ये अब जमीन से उठकर सीधा आसमान में पहुंच गया। और यहां एक दिलचस्प बात देखने को मिलती है। दोनों देशों ने अपने अपने एक्शन को दुनिया के सामने अलग अलग तरीके से रखा। भारत ने अपने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकी ठिकानों के खिलाफ एक नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहा। वहीं पाकिस्तान ने अपने जवाबी हमले यानी ऑपरेशन बोनियन मरसूस को भारतीय सैन्य ठिकानों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई बताया। तो 8 मई को पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया। उन्होंने पंजाब और जम्मू कश्मीर में भारत के मिलिट्री एयरबेस को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ये बहुत बड़ी एस्केलेशन थी क्योंकि अब सीधे तौर पर मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया जा रहा था। इस हमले के जवाब में भारत ने अपना डिफेंसिव शील्ड एक्टिवेट कर दिया। S-400 ट्रैम्प सिस्टम ने आने वाली मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया, और जो छोटे ड्रोन थे उन्हें काउंटर ड्रोन ग्रिड ने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब यहां पर दावों का दौड़ शुरू हुआ।
पाकिस्तान ने कहा कि उनके हमले कामयाब रहे, जबकि भारत ने कहा कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत के एनएसए ने तो मीडिया को चैलेंज भी किया कि वो नुकसान का कोई सबूत दिखाएं। इन मिसाइल हमलों के बाद जो हुआ वो 1971 के बाद से सबसे बड़ी हवाई जंग थी। आसमान में एक जबरदस्त डॉग फाइट शुरू हो गई। अंदाजा है कि दोनों तरफ से करीब 114 फाइटर जेट्स इस जंग में शामिल थे। हवा में तो फाइटर जेट्स लड़ ही रहे थे, पर जमीन पर एक और लड़ाई चल रही थी, इंफॉर्मेशन वॉर। भारत ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान के 5 जेट मार गिराए। वहीं पाकिस्तान ने भी दावा किया कि उन्होंने भारत के कई जेट्स को मार गिराया, हालांकि उन्होंने कोई पक्का नंबर नहीं बताया। तो असल में किसका कितना नुकसान हुआ, ये कहना बहुत मुश्किल था। तो अब सिचुएशन ये थी कि 2 न्यूक्लियर पावर वाले देश सीधे आमने सामने थे। पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थीं कि अब आगे क्या होगा। क्या ये तनाव और बढ़ेगा या इसे रोका जाएगा? आखिरकार सीज़फायर का रास्ता निकला। इसके पीछे कई वजहें थीं। अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों का जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। ऐसी भी रिपोर्ट्स थीं कि पाकिस्तान के मिलिट्री रिसोर्सेज कम पड़ रहे थे। फिर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत में अपने काउंटर पार्ट से संपर्क किया और आखिरकार 10 मई 2025 को शाम 5 बजे युद्ध विराम पर सहमति बन गई। तो लड़ाई तो रुक गई, सीज़फायर हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल पीछे रह गया। जिस हमले की वजह से ये सब शुरू हुआ, उसके पीछे के लोग तो अब भी फरार हैं। तो ऐसे में क्या हम कह सकते हैं कि ये संघर्ष वाकई खत्म हो गया? किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का अंत आखिर क्या तय करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी ढूंढा जा रहा है।